नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स एजुकेयर की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि एनटीए ने फॉर्म रिलीज कर दिया है नीट 2026 यूजी के लिए। ठीक है, 8 फरवरी को ये फॉर्म आ चुका है। इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 8 मार्च रखी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले हम हर एक स्टेप्स को समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है फॉर्म फिलिंग के ड्यूरिंग। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एनटीए ने जारी किया वो लगभग 124 पेज का है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड तो करते हैं बट स्किप करते हुए चले जाते हैं कि इतना लंबा चौड़ा डिटेल्स कौन पढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए शॉर्ट में उन्हीं चीजों को देखते हैं, क्या क्या चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, उन चीजों को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी कि कौन से पेज पे कौन से पोर्शन पे हमारा किन चीजों के बारे में रखा गया। जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, तो इंट्रोडक्शन जो है वो पेज नंबर 3 पे है। अबाउट नीट यूजी की बात की जाए, नीट यूजी रोल ऑफ एनटीए की बात की जाए, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह की बात की जाए, तो सबसे पहले गाइडलाइन दिया गया है पेज नंबर पे कि किस पेज नंबर पे हमें क्या चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, सेम आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो भी यहाँ पे आप डिटेल्स देख रहे हो किस पेज नंबर पे, जैसे डिटेल्स ऑफ मेडिकल के लिए है, डेंटल के लिए है, आयुर्वेदा के लिए है, यूनियन टेरिटरी हो गया, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ सिटीजन हो गया, जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें आपसे मांगी गई हैं, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पेज नंबर मेंशन किया हुआ है। लगभग 124 पेज का टोटल ये जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया है एनटीए ने। बट बच्चे इतने डिटेल से इन चीजों को नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसी को एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जहां मैक्सिमम चीज हम कवर करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस दी हुई हैं जिसका कोई मतलब फिलहाल अभी हमारे फॉर्म फिलिंग के लिए नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट्स एट ग्लांस, यानी कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है हमारे रिगार्डिंग डेट्स को लेके। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है ये 8 फरवरी से लेके 8 मार्च 2026 तक के लिए है। यानी कि 8 फरवरी को जारी किया गया और 8 मार्च को इसका फॉर्म क्लोजर डेट रखा गया है। कब तक, तो लगभग रात के 9 बजे तक। और जो लास्ट फी पेमेंट रखी गई है वो रात के 11:30 बजे 8 मार्च तक रखी गई है। अगर हम बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, तो बोला गया है 8 मार्च 11:30 के अप्रॉक्स। करेक्शन की बात की जाए तो करेक्शन जो पोर्टल खुलेगा वो 10 से 12 मार्च के बीच खुलेगा। अगर आपको फॉर्म भरने ड्यूरिंग कोई भी आप त्रुटि करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं, तो करेक्शन फॉर्म पहले ही यहाँ पे बता दिया है कि फॉर्म का करेक्शन कब होगा, तो वो लगभग 10 मार्च से 12 मार्च के बीच होगा। सिटी इंटीमेशन की बात की जाए या डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड्स की बात की जाए तो ये आपके एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले आएगा, एक हफ्ते पहले आएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन पहले ही इन्होंने अनाउंस कर दिया है। क्या रखा गया है, 3 मई 2026 को संडे जो है उस दिन रखा गया है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो है वो आपका 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का रहने वाला है। टाइमिंग ऑफ एग्जाम जो रखी गई है वो सिंगल शिफ्ट में रखी गई है, दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक रखी गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिंगल शिफ्ट में रखा गया है, 2 बजे से 5 बजे तक रखा गया है। जो सेंटर होगा वो आपको एडमिट कार्ड पे इंडिकेटेड फॉर्म में मिलेगा। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर कीज की बात की जाए तो पहले पेपर होगा, पेपर के बाद उसके बाद आपके रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। वेबसाइट यहां पे दी गई है कि किस वेबसाइट के ऊपर जाके आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हो, nta.ac.in पे या neetnta.nic.in पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फी पेएबल फॉर नीट यूजी 2026 के लिए फीस क्या रखी गई है, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस रखी गई है वो 1700 रुपए रखी गई है। ईडब्ल्यूएस और ओबीएस वालों के लिए जो रखी गई है वो 1600, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए क्या रखी गई है, 1000 रुपए रखी गई है। आउटसाइड इंडिया, ऐसे स्टूडेंट जो आउटसाइड इंडिया से फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनके लिए जो फीस रखी गई है वो 9595 रुपए फीस रखी गई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टाइमिंग एंड पैटर्न ऑफ नीट की, क्या पैटर्न रखा गया है, तो यहां पे बोला गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी हमारा चैप्टर सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। ड्यूरेशन मैंने पहले ही बताया, सिंगल शिफ्ट में होगा 2 से 5 बजे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो फिजिक्स से 45 होंगे, केमिस्ट्री से 45 होंगे, बॉटनी और जूलॉजी दोनों मिला के 90 होंगे। मैक्सिमम मार्क्स की बात की जाए तो फिजिक्स से 180, केमिस्ट्री से 180 और बायोलॉजी की कंप्लीट बात की जाए तो 360, यानी कि ओवरऑल 180 क्वेश्चन होने वाले हैं, 720 मार्क्स आपका होने वाला है। ठीक है, तो हमने इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह के बारे में बात कर ली। अब बढ़ते हैं आगे, पॉइंट्स देखते हैं कि क्या इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चीजें तो पूरी भर भर के दी गई हैं, लेकिन हमारे लिए फिलहाल फॉर्म फिलिंग के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए
तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर, ठीक है। कई सारे बच्चों को पासवर्ड वगैरह को लेके काफ़ी इश्यूज आ रहे थे कि सर अगर हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे पासवर्ड फॉर्म करना है और हमें पासवर्ड वगैरह कैसे बनाने हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डिटेल्स हमें फिल करनी है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो उन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं अब। चलिए, तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अबाउट पासवर्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि जो बेसिकली आपको पासवर्ड बनाता है, आपको जब फॉर्म फिल करने जाओगे तो वहां पे जो लॉगिन के लिए या न्यू रजिस्ट्रेशन के ड्यूरिंग पासवर्ड बनाना है, इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा इशू आ रहा है कि सर पासवर्ड हम कैसे क्रिएट करें, पासवर्ड आखिर क्या रखना है, कैसे। अब देखिए इतना ज्यादा नीचे पेज ले जाके उन्होंने पासवर्ड दिया हुआ है तो कई सारे बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए हम मुख्यतः जो बिंदु दिए गए हैं उन पे डायरेक्टली बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अबाउट पासवर्ड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि ड्यूरिंग ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू चूज पासवर्ड एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड इट्स आंसर। यानी कि जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो वहां पे आपसे क्या मांगा जाएगा, पासवर्ड मांगा जाएगा, पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा जिसको आपको चूज करना होगा, और कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे और उसके आंसर्स, जैसे कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, आपका फेवरेट पेट एनिमल कौन सा है, कुछ भी इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ओवरऑल एक शॉर्ट वे में मैं आपको बता देता हूं कि हमें पासवर्ड क्या कैसे बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग। हमारा जो पासवर्ड होना चाहिए वो 8 से 13 कैरेक्टर तक होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फाबेट एंड एटलीस्ट 1 लोअर केस अल्फाबेट। यानी कि आपके पासवर्ड में एक अपर केस का अल्फाबेट होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू, कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट सम स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी कि कुछ ना कुछ स्पेशल साइंस होने चाहिए, जैसे कि मैं आपको बना के बता देता हूं, ठीक है। जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि अगर हम दुर्गाकुंड से हम अपने कोचिंग की बात करते हैं, इसका जो लोकेशन है, सपोज इसका जो पिन कोड रखा गया है वो क्या है 221005, ठीक है। तो इसी को हम क्या करेंगे, पासवर्ड के तौर पे यूज कर सकते हैं। हमने क्या किया 221005 @ हमने क्या किया, लिख दिया रैंकर्स। क्या किया, लिख दिया रैंकर्स। यानी कि हमने क्या किया है, कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी यूज की है, साइन भी यूज की है, एक अपर केस भी यूज किया है और लोअर केस भी हमने यूज किया है। सिंपल रखते हैं, जैसे मान लो कि आपका नाम सुमित है तो आपने क्या किया, सुमित #123, यानी कि आपने न्यूमेरिक वैल्यू भी ले ली, आपने एक साइन भी ले लिया, आपने लोअर केस भी ले लिया और आपने अपर केस भी ले लिया। तो इस तरह से एक ऐसा पासवर्ड आपको बनाना है जो आपको याद रहे, वो पासवर्ड आपसे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इस पासवर्ड की रिक्वायरमेंट आपको आगे भी चल के देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ओवरऑल आपको ये आइडिया लग गया होगा अब कि हमें पासवर्ड कैसे बनाना है। उसके बाद आपको अगर मान लो कि रीसेट करना है अपने पासवर्ड को, आप जनरली पासवर्ड बनाए और आप क्या कहेंगे, भूल गए। कई बार हम साइबर वाले के पास जाते हैं, साइबर वाला अपने अकॉर्डिंग डाल देता है और बाद में वो भी भूल जाता है और हम भी भूल जाते हैं। तो हमें पासवर्ड को रीसेट कैसे करना है, तो जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपसे पूछा है और आपने जिसका एग्जाम्पल दिया, जैसे कि सपोज हमसे पूछा कि सर आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, मैंने वहां पे डाल दी एनसीईआरटी, एक वर्ड मैंने लिख दिया एनसीईआरटी। तो उस क्वेश्चन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको फिर से लॉगिन करेंगे, वहां से एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपके एसएमएस पे या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस पे, वहां एक रीसेट का लिंक होगा, उस लिंक को आप ओपन करेंगे और अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, फिर से बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई भाई पासवर्ड की बात बेसिकली। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है, ठीक है। क्या चीज है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी बेसिकली हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें अपलोड करने हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं, यहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपलोड स्कैन्ड इमेज, क्लियरली विजिबल इमेज होनी चाहिए। 80% आपका जो फोटो है उसमें आपका फेस होना चाहिए, बैकग्राउंड जो होना चाहिए व्हाइट होना चाहिए और फोटो जो होनी चाहिए वो आपकी रिसेंट की फोटो होनी चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट्स फोटोग्राफ जो होनी चाहिए वो रिसेंट की होनी चाहिए। सिग्नेचर चाहिए, आपका साइन चाहिए, लेफ्ट एंड राइट हैंड्स के फिंगर्स और थंब इंप्रेशन चाहिए और जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की, ठीक है। जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा वो कैसा होगा, आइदर कलर और ब्लैक।
या तो आप उसको कलर फॉर्म में भी रख सकते हो, ब्लैक फॉर्म में भी रख सकते हो। एंड व्हाइट विथ 80% फेस, आपका जो फेस होना चाहिए वो 80% उसमें विजिबल क्लियरली होना चाहिए, विदाउट एनी मास्क, कोई मास्क नहीं, कोई कैप नहीं, कोई गॉगल चश्मा नहीं यूज करना है। विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड, यानी कि व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर आपके कान भी इजीली उसमें विजिबल होने चाहिए। 80% ऑफ द इमेज शुड बी कैंडिडेट फेस, 80% जो एरिया होगा उसमें आपका क्या दिखना चाहिए, चेहरा दिखना चाहिए। फोटोग्राफ शुड बी इन जेपीजी एंड जेपीईजी फॉर्मेट बिटवीन 10 KB टू 200 KB। ठीक है, जो फोटो की आपकी साइज रखनी है वो क्या रखनी है, 10 KB से लेके 200 KB के अप्रॉक्स। और अगर बात की जाए कि किस फॉर्मेट में रखनी है तो जेपीजी और जेपीईजी के फॉर्म में इसको रखना है। सिग्नेचर जो होगा सिमिलर जेपीजी और जेपीईजी के फॉर्मेट में होगा। इसकी जो साइज होगी वो 10 से 100 KB के बीच होगी। लेफ्ट एंड राइट फिंगर्स और जो थंब इंप्रेशन हमें रखना है वो 10 KB से 200 KB के बीच रखना है। ठीक है। स्कैन्ड कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, आप SC ST से बिलोंग करते हैं, आप EWS से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो स्कैन्ड कॉपी होगी वो कितनी होनी चाहिए, 50 से 300 KB के अप्रॉक्स होनी चाहिए। जो आपका 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है ये पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, स्कैन्ड कॉपी 10th की 12th की है, रिजल्ट आपकी, वो सारे पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए और इनकी जो साइज दी गई है वो 50 से 300 KB के बीच रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, जो भी आपको सर्टिफिकेट मिला होगा सीजीपीए या फिर परसेंटेज वाला जो रिजल्ट एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, वो भी आपका 50 KB से 300 KB रखना है। जो आप आइडेंटिटी प्रूफ देंगे, जो आधार कार्ड देंगे, डीएल देंगे, जो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ देते हैं उसकी साइज जो होगी वो 10 से 200 KB के अप्रॉक्स होनी चाहिए। 10 से लेके 200 KB के बीच होनी चाहिए। क्या बोला गया, ध्यान से इसको पढ़ लेंगे। स्कैन्ड कॉपी ऑफ आइडेंटिटी फॉर दोज कैंडिडेट हु विल वेरीफाई देयर आइडेंटिटीज थ्रू मेथड अदर देन आधार और डिजी लॉकर। अगर आप आधार और डिजी लॉकर के अलावा कोई और आइडेंटिटी देते हो तो वहां पे उसकी जो साइज रखनी है स्कैन्ड कॉपी की वो 10 से लेके 200 KB के अप्रॉक्स रखनी है। स्कैन्ड कॉपी जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनके लिए भी रखी गई है, 50 KB से 300 KB उसकी साइज होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ जो आपका निवास प्रमाण पत्र बोला जाता है उसकी भी जो साइज होगी वो 50 KB से 300 KB और पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, अगर आप एनआरआई हैं, फॉरेनर सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो भी है, इसकी भी साइज लगभग 50 से 300 KB रखी गई है। जो स्कैन्ड सिग्नेचर होगी वो 10 से 100 KB के बीच रखी गई है, जो कि क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। ठीक है, साइज ऑफ स्कैन्ड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट 50 से 300 KB रखी गई है। ठीक है, जो भी आपके बेसिकली जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो पीडीएफ फॉर्म में आपको अपलोड करने हैं उनके साइज आपको 50 से 300 KB के बीच रखनी है। ठीक है, चलिए ये हो गई हमारी बात, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, जो भी थंब इंप्रेशन मैंने पहले ही बता दिया कि थंब इंप्रेशन वगैरह रखने वो 50 से 300 KB में है और वो जेपीजी और जेपीईजी के फॉर्म में करने। पीडीएफ के फॉर्म में सिर्फ आपको वही चीजें करनी है जो आपके डॉक्यूमेंट कॉपी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। चलिए एग्जामिनेशन स्कीम की बात करते हैं कि सिलेबस ऑफ द टेस्ट ओवरऑल क्या होने वाला है, क्या पैटर्न रखा गया है 2026 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही मैंने बता दिया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी होने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड होगा। एक ही सिंगल शिफ्ट के अंदर पेपर रखा गया है 2 बजे से 5 बजे के लिए। फिजिक्स में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 45 होंगे, केमिस्ट्री में भी 45 होंगे, बॉटनी और जूलॉजी में भी 90 होंगे। ओवरऑल जो पैटर्न चल रहा था वही रहने वाला है। करेक्ट आंसर के लिए आपको +4 मार्क्स मिलने वाले हैं, इनकरेक्ट ऑप्शंस के लिए आपको -1 मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो बेसिकली थी वो हमारी सेम चल रही हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए, क्लियरली यहां मेंशन किया गया है कि नीट यूजी 2026 विल बी अ सिंगल डे सिंगल शिफ्ट एग्जाम इन पेन एंड पेपर मोड। कोई भी सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड मोड में नहीं होने वाला है। जो पेपर होने वाला है पेन और पेपर मोड से होने वाला है। सिंगल डे में सिंगल शिफ्ट में रखा गया है। समय जो रखा गया है वो 2 से 5 के बीच रखा गया है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट क्या रखा गया है, 3 आवर्स 3 घंटे के लिए दिया गया है। बात कर लेते हैं मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर। इसको लेके बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इस चीज को हम समझ लेते हैं। नीट यूजी 2026 का जो पेपर कंडक्ट हो रहा है वो इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयामी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू मीडियम्स में होने वाले हैं, यानी कि आपके अलग अलग मदर टंग के लैंग्वेज में इजिली आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है,
Option of medium question paper should be carefully chosen while filling in the application form. The option once choose cannot be changed. आपको जो ऑप्शन चूज करना है कि हमें किस लैंग्वेज में पेपर चाहिए, किस लैंग्वेज में हम पेपर देना चाहते हैं, वो बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना है। एक बार अगर आपने चूज कर दिया, सबमिट कर दिया, तो वो फिर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ चीजों की आपको खास ध्यान देनी है कि करेक्शन कुछ ही चीजों के होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक चीज को आप करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियरली यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, बोला गया कि अगर एक बार आपने कोई ऑप्शन चूज कर लिया है रिलेटेड मीडियम, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश वुड बी प्रोवाइडेड टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश मीडियम ओनली। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि इंग्लिश मोड चूज करता है, तो उसे जो पेपर दिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मोड में ही होगा। अगर हम बात करते हैं कैंडिडेट्स अगर हिंदी ऑप्ट करता है, तो उसका जो पेपर होगा वो दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आएगा, हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में आएगा। तो मैक्सिमम बच्चों आपको क्या करना है कि आपको हिंदी ही चूज करना है, जिसमें आपको हिंदी भी देखने को मिलेगी और इंग्लिश भी देखने को मिलेगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश चूज करते हो, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको जो पेपर मोड देखने को मिलेगा मीडियम, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में टेस्ट बुकलेट आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो जो भी आपने लैंग्वेज चूज किया है, उसके इंग्लिश के साथ साथ वो आपकी रीजनल लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगी। इफ अगर आपने तमिल ऑप्ट किया है, 13 लैंग्वेजेस में से एक आपने तमिल ऑप्ट किया है, तो इंग्लिश प्लस तमिल, इंग्लिश प्लस गुजराती, इसके कॉम्बिनेशन में आपको देखने की मिलेगी। ठीक है, चलिए बेसिकली हमने इसकी बात कर ली। नेक्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं। तो एग्जामिनेशन सेंटर आप जो भी चूज करोगे, आपके एरिया में भी, आपके ही स्टेट में इजीली आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिटीज फॉर एग्जाम सेंटर फॉर नीट के लिए। तो इसको पहले ही मैंने बता दिया कि आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको उन 4 ऑप्शन में अपना नियरेस्ट चूज करना है। मैक्सिमम जो होता है अलॉटमेंट सेंटर्स का, वो क्या होता है, आपके नियर अबाउट जो एड्रेस होता है वहां पे मिल जाता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है, इसे देख लेते हैं। यहाँ पे इस चीज को लेके बच्चों के बहुत सारे क्यूरी आ रहे थे कि सर यहाँ पे जो डीओबी को लेके डेट ऑफ बर्थ के लिए बहुत ज्यादा क्यूरी आ रही है कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 2010 है, मेरा 9 है, तो ये क्या गाइडलाइन दी गई है। तो क्लियरली यहाँ पे बोला गया बच्चा कि ही सी हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 17 years एज ऑन और बिफोर 31st December ऑफ द ईयर दैट द कैंडिडेट विल बी अपीयरिंग फॉर नीट यूजी एग्जामिनेशन। यानी कि कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है, उसकी जो एज होनी चाहिए वो 17 साल कंप्लीट होनी चाहिए बिफोर द 31st ऑफ दिसंबर। ठीक है, कौन से 31st ऑफ दिसंबर बोला गया है? फॉर कैंडिडेट्स ऑफ जनरल की बात करें, AWS की बात करें, SC ST OBC की बात करें, तो ये बर्न और बिफोर 31/12/2009 यानी कि 31 दिसंबर 2009 से पहले के जो लोग बर्न किए हैं, सिर्फ वही इसके लिए क्या है, एप्लीकेबल हैं, सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जनवरी 2010 भी है, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप उस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है डीओबी को लेके। कई सारे बच्चों के इसके बार बार क्यूरी आ रहे थे, तो इस पॉइंट्स को भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, एज पर द ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, ये 2023 में ही भी ये बातें चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बच्चा है यहां पे हमारा, ठीक है, क्वालिफिकेशन या क्वालिफाई एग्जामिनेशन कोड क्या रहने वाला है। कोड 1 की बात करते हैं तो अ कैंडिडेट हु इज अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हुज 12th रिजल्ट इज अवेटेड। अब देखो यहाँ पे भी बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं कि सर अभी तो हमारा 12th का एग्जाम चल रहा है, अभी तो हमारा रिजल्ट आया नहीं है, तो क्या हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक शर्त दी गई है, NTA के द्वारा एक गाइडलाइन दी गई है कि आपका जो रिजल्ट है वो पहली काउंसलिंग से पहले आ जाना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट फर्स्ट काउंसलिंग के टाइम तक आ जाता है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप फिर क्या कर दिए जाओगे, रिजेक्ट कर दिए जाओगे। अगर आपने नीट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, अगर आपका जो एग्जाम रिजल्ट है वो आपने फर्स्ट काउंसलिंग तक प्रोवाइड नहीं किया, फर्स्ट काउंसलिंग तक नहीं मिला, तो आप उस एग्जामिनेशन से रिजेक्ट कर दिए जाओगे। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, apply and appear in the test but he shall not be eligible for admission to the undergraduate medical courses if he does not pass the qualifying examination at the time of first round of
काउंसलिंग। अगर पहले राउंड ऑफ काउंसलिंग तक आपका पासिंग सर्टिफिकेट आपने नहीं सबमिट किया तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं? तो जो इसने अपने क्लास 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी ले रखा है विद इंग्लिश के साथ एडिशनल सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं, अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोड 2 की बात की गई है, हायर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन स्कूल सर्टिफिकेट की बात की गई है, 12th एंड सीनियर सेकेंडरी की। ठीक है, तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश सेम होना चाहिए। ठीक है, सारे पैटर्न्स हमारे सेम हैं इसमें। चलिए, तो कई सारे कोड दिए हैं जिसका अभी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट कोड था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। ठीक है, तो एडमिशन प्रोसीजर के लिए अभी आपको बहुत ज्यादा इसमें डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट्स अभी नोटिफिकेशन इसके अंदर नहीं दिए गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट बुलेटिन में हमारे लिए है, उन चीजों को हम कवर करते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में भी बहुत ज़्यादा अभी डिटेल्स वगैरह आपको नहीं जानना है कि एससी के लिए 15% सीट्स एवरी कोर्स में है, शेड्यूल कास्ट यानी एसटी के लिए 7.5 सीट। ये पहले आपको पहला काम होना चाहिए कि हमारा जो फोकस मेन होगा वो किस पे होगा, पहले हमें एग्जाम क्वालिफिकेशन पे होगा। ये चीज़ें तो बात की है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया गया है, लगभग 124 पेज का है। तो सभी बच्चे क्या करते हैं कि स्किप कर देते हैं, छोटी छोटी पॉइंट्स जो होती हैं इसमें मिस हो जाती हैं और बच्चे गलतियां कर बैठते हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाला है उन चीज़ों को मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से 5 से 7 मिनट में बेसिकली कवर करा देने वाला हूँ। एमसीसी कंडक्टिंग काउंसलिंग वगैरह के बारे में दिया गया है कि कितनी % कोटा सीट्स कहाँ पे हैं, ये आप देख सकते हो जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाना या जब एडमिशन काउंसलिंग वगैरह के लिए देखना। ठीक है, मेरिट लिस्ट और क्वालिफाइंग कैटेगरी की बात की जाए तो बेसिकली जो भी कट ऑफ वगैरह रखा जाएगा वो तो आपको बाद में पता चल ही जाएगा। ठीक है, मेन अब हम चलते हैं किसकी तरफ, जो हमारा ओवरऑल दिया गया है सिलेबस क्या होने वाला है उसकी तरफ मूव कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या कुछ सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस के अंदर कोई बदलाव हमें देखने को मिला है, इन चीजों के बारे में बेसिकली हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पे एक बोला गया है, इंफॉर्मेशन दिया गया है पेरेंट्स और गार्जियंस को लेके। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर एक इंफॉर्मेशन पेरेंट्स और गार्जियंस के लिए भी है। क्या है कि द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड द इंटर एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 1:30 PM, यानी कि अगर आपका एग्जाम जो 2 बजे से है, अगर आप 1:30 बजे के बाद जाते हो तो आपको वहां पे एंट्री नहीं दी जाएगी। चूंकि ये सेकंड शिफ्ट में पेपर एक ही शिफ्ट के अंदर रखा गया है तो आपकी जो टाइमिंग होगी वो जो एंट्री टाइम होगी 11 बजे से ही स्टार्ट हो जाएगी। 11 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच आप जा सकते हो। 1:30 बजे के बाद जो होगी वो एंट्री आपकी टोटली रोक दी जाएगी। ठीक है, अगर बात की जाए तो अगर बात करते हैं कैंडिडेट विल फॉलो इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, क्या क्या है, एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एफिक्स्ड ऑन इट, यानी कि एडमिट कार्ड के ऊपर आपकी जो पासपोर्ट साइज रिसेंटली फोटो आपने कोशिश करना कि जो फोटो आपने अपलोड की हुई है उसी फोटो को हम अफिक्स करके उसके ऊपर जाएं। 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टू बी अफिक्स्ड ऑन अटेंडेंस शीट, एक पासपोर्ट साइज, 1-2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको एक्स्ट्रा रखनी है। जब आप एग्जाम में बैठोगे, जब वहां पे अटेंडेंस लगेगी आपकी, तो वहां पे वो फोटो प्रोवाइड करनी है। वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। ठीक है, कोई ना कोई आपको अपने साथ में एक ओरिजिनल आपकी आइडेंटिटी लेके जानी है। आधार कार्ड हो गया, DL हो गया, ठीक है, पैन कार्ड हो गया, ऐसे कुछ एक ओरिजिनल आइडेंटिटी आपको लेके जानी है। ठीक है, 1 पोस्ट कार्ड साइज 4:6 color photograph with white background should be pasted on proforma downloaded with the admit card। आपके ऊपर देखोगे तो 4:6 साइज के बेसिस पे एक फोटो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर जनरली डाउनलोड होके आएगी व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, जो पोस्टेड होगी, जो पेस्टेड होगी। ठीक है, चलिए, इंस्ट्रक्शन बोला गया है कि क्या फॉलो करना है हमें एग्जामिनेशन हॉल के ड्यूरिंग। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, पेपर देने बैठोगे, तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन वहां पे आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला है टाइमिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, पहले तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या रखी गई है, 3 मई 2026 संडे को रखी गई है। शिफ्ट जो हमारा एक ही शिफ्ट में 2 से 5 बजे। टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 2 से 5 रखा गया है। 3 आवर्स का पेपर होने वाला है। एंट्री टाइम जो है वो आपकी 11 बजे से लेके लास्ट एंट्री टाइम जो है वो 1:30 बजे तक की रखी गई है। अनाउंसमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, यानी कि एक बार जब एंट्री टाइम क्लोज हो जाएगी तो आप
आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो इन्विजिलेटर चेक कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट्स आपको पॉइंट्स बताए जा सकते हैं, इंस्ट्रक्शन बताए जा सकते हैं। तो ये जनरली 1:30 से 1:45 के बीच चलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो पेपर बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 1:45 पे जैसे ही बेल बजेगी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। राइट पर्टिकुलर्स ऑन द टेक्स्ट बुकलेट बाय द कैंडिडेट, जो भी डिटेल्स फिल करनी होती है बुकलेट के ऊपर, जैसे नाम हो गया, रोल नंबर वगैरह हो गया, तो ये आपको 1:50 पे स्टार्ट करना है। और टेस्ट केमिस्ट्री की बात की जाए तो आपको जो टेस्ट अपना स्टार्ट करना है वो 2 बजे स्टार्ट कर देना है, ठीक है। 5 बजे आपका जो टेस्ट है वो टोटली कंक्लूड हो जाएगा, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, क्या आपको सेंटर पे लेके जाने हैं, ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए रहने वाली हैं, ठीक है। चलिए, इसमें तो कुछ अभी ऐसा खास है नहीं हमारा, पहले अब सिलेबस की तरफ मूव करते हैं। चलिए, अब आ गया हमारा सिलेबस, ठीक है। सिलेबस ऑफ नीट यूजी 2026 की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या सिलेबस रखा गया है इस चीज को हम देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अगर बात की जाए 2026 के सिलेबस के लिए तो सबसे पहले फिजिक्स का जो सिलेबस है वो क्या है। पहला चैप्टर है फिजिक्स एंड मेजरमेंट, दूसरा है काइनेमेटिक्स, तीसरा है लॉज ऑफ मोशन, चौथा है वर्क एनर्जी एंड पावर, पांचवा है रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन के बाद छठा जो है हमारा ग्रेविटेशन, सातवां प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, आठवां थर्मोडायनेमिक्स, नौवां हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, 10वां जो है ऑसिलेशन एंड वेव्स है, 11वां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है। 12वां चैप्टर हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, 13वां मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एजुकेशन। यानी कि ओवरऑल एक सिंपल कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताना चाहूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी कंप्लीट सब्जेक्ट की, तो जो आपका सिलेबस 2025 नीट के लिए था वही एज इट इज सिलेबस जो है वो 2026 के लिए रखा गया है। कोई भी बदलाव हमें देखने को नहीं मिला है 2025 और 2026 के सिलेबस के अंदर। जो चीजें 2025 सिलेबस के अंदर थी सिमिलर वही चीजें आपके सिलेबस को 2026 के अंदर पूरा का पूरा पुटअप किया गया है, ठीक है। चाहे आप केमिस्ट्री का सिलेबस उठा के देख लें, चाहे आप बायो का सिलेबस उठा के देख लें, सारी चीजें हमारी जो है सेम दिखने वाली हैं केमिस्ट्री के अंदर। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, जितनी भी चीजें हमारी रखी गई हैं, बॉटनी, जूलॉजी जो भी रखी गई हैं, सभी की सभी चीजें क्या है हमारी सेम है। 2025 के अकॉर्डिंग कुछ भी बदलाव देखने को हमें नहीं मिला है, ठीक है। चलिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज हमारा रहता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ नीट यूजी 2026। मैंने क्यों बोला कि ये 2025 के सिमिलर है, यहाँ पे क्लियरली दिया गया है बच्चों के जो क्वेश्चंस आते हैं। एनटीए को पहले से ही पता है कि बच्चों के मन में क्या डाउट्स आते हैं, क्या चीजों को लेके बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, क्या क्यूरीज बच्चों की आ सकती है। तो इन्होंने पहले ही एक स्लाइड बना के रखी है FAQs, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ नीट, वेयर आई कैन एक्सेस द सिलेबस ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2026। कहां से बेसिकली हम डाउनलोड कर सकते हैं, तो यूनिफॉर्म एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए तो बेसिकली इसका यहां पे आपको प्रॉपर लिंक दिया गया है कि कहां से जाके आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, या सेम ये अवेलेबल है neet.nta.nic.in पे, जहां से आपने बेसिकली क्या किया, फॉर्म फिल किया था, वहीं पे जाओगे तो आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी चेंजेस इन द सिलेबस फॉर नीट 2026 विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर। क्या बोला गया बच्चा, एनटीए ने क्लियरली यहां पे लिखा है, नो देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस ऑफ नीट यूजी 2026 विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर। यानी कि 2025 में जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था, जो पेपर आया था, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यूनिट 2 में एक कंडीशन दी गई है, ठीक है, वहां पे लिखा गया है कि ऑफ एन इंसेक्ट, यानी कि हमें किसके बारे में, इंसेक्ट के बारे में स्टडी करना है, ब्रैकेट में फ्रॉग लिख के छोड़ दिया है। तो यहां पे इन्होंने क्या बोला है कि इट्स शॉर्ट नॉट बी रीड एज ऑफ एन इंसेक्ट एंड अ फ्रॉग, ठीक है। यानी कि बेसिकली कुछ इंसेक्ट्स और कुछ फ्रॉग के बारे में हमें पूरे स्टडी करनी है। तो ये बेसिकली कुछ डाउट जो बच्चे के बार बार क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी एनटीए ने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर पहले से शामिल कर दिया है, पहले से यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। सिटी कोड दी गई है, किस स्टेट के लिए, किस डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्या हमारी एग्जामिनेशन सिटी के लिए कौन से कोड होंगे, ये चीजें आपको क्लियरली यहाँ पे दिया गया है, जो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर भी आएगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इन चीजों को देखने रटने की जरूरत नहीं है। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसके ऊपर आपके स्टेट के साथ आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह हैं उनमें ये चीज क्लियरली प्रिंट होके आएगा, ठीक है।
चलिए फीस वगैरह की बात की गई तो फीस आप बेसिकली यूपीआई मोड से आप इजीली कर सकते हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। अगर उससे रिलेटेड कुछ भी इशू आते हैं तो यहाँ पे कंप्लेंट नंबर, हेल्प डेस्क नंबर या कस्टमर केयर नंबर आपको या मेल वगैरह टोटली प्रोवाइड किए गए हैं। 9 to 6 PM इनकी टाइमिंग रखी गई है। आपको इससे रिलेटेड आईसीआईसी बैंक या अलग अलग बैंक्स के जो यहाँ पे इजीली आपको अगर कोई भी इशू आता है, जैसे कई बार हम क्या करते हैं पेमेंट करते हैं, सर्वर इशू की वजह से पेमेंट हमारा कट भी जाता है, विड्रॉल भी हो जाता है और हमारे फॉर्म सबमिशन नहीं शो करता है। तो इन चीजों के लिए आपको जिस भी बैंकिंग का आप यूज कर रहे हैं उनके कस्टमर केयर नंबर वगैरह यहाँ इजीली आपको मेल्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं। 9 से 6 आपको टाइम दी गई है, उसके बीच आप बेसिकली कॉल करके मेल करके आप उनसे जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, जो भी आपकी क्यूरी है उसको आप कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि कौन कौन से स्टेप होने वाले हैं फॉर्म फिलिंग के बारे में, कितने स्टेप्स ओवरऑल हमें फॉलो करने हैं फॉर्म फिल करने के लिए, क्या क्या क्राइटेरिया होने वाली हैं। तो टोटल देखो 19 स्टेप होने वाले हैं। अगर मैं फॉर्म फिलिंग की बात करूं तो टोटल 19 स्टेप होने वाले हैं फॉर्म फिलिंग के लिए। पहला है लॉग इन पेज फॉर न्यू कैंडिडेट्स एंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट। जैसे ही आप एनटीए की साइट्स खोलोगे, नीट के लिए फॉर्म फिल करने जाओगे तो वहां पे 2 ऑप्शंस आएंगे, लॉग इन और रजिस्ट्रेशन। अगर कोई नया रजिस्टर्ड कर रहा है तो क्या करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जाओगे। अगर डायरेक्टली आपको क्या करना है, आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाओगे। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप पे क्या है कि कुछ आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे, उन इंस्ट्रक्शन को आपको टिक करना है और आगे की तरफ मूव ऑन करना है। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह आपसे बोले गए हैं उनको क्लियरफुली आपको रीड करना है, उसके बाद टिक करना है और आगे बढ़ना है। तीसरा स्टेप है कि पर्सनल डिटेल्स हमें फुल करनी है, जैसे कि कैंडिडेट नेम क्या है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका पर्सनल डिटेल्स जो भी अदर है, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, ये सारी चीजें आपसे मांगी जाएंगी। फिर आपको एक कैप्चा फिल करना है और सबमिट कर देना है। नेक्स्ट आप आते हो 4th पे, जहां पे आपने जो भी डिटेल्स अपनी भरी है, जो भी चीजें आपको एक बार रिव्यू करने को मिलेगा कि आप एक बार प्रॉपर उस चीज को चेक कर लो कि क्या चीजें आपने फिल की हैं वो क्या सही हैं। अगर आपकी चीजें सही हैं तो आप उसको सबमिट कर सकते हो, अदरवाइज एडिट कर सकते हो। 5वां है एसएमएस ऑथेंटिकेशन, यानी कि आप जब फॉर्म फिल कर लोगे, आपने जो डिटेल्स डाली हैं, तो आपको क्या करना है, ओटीपी की हेल्प से, ठीक है, इसको वेरीफाई करना है। जब आप ओटीपी से वेरीफाई कर दोगे, आपके दिए गए नंबर या फिर मेल पे क्या जाएगा, एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आप जैसे ही फिल करोगे तो फिर आपको आगे बढ़ने का स्टेप दिखेगा। 6ठा स्टेप जो है उसके अंदर पर्सनल क्रेडेंशियल्स पेज आपको देखने को मिलेगा। फिर से कैंडिडेट डिटेल्स वगैरह जो भी चीजें आपसे मांगी जाएंगी, कैटेगरी क्या है, ठीक है, डोमिसाइल क्या है, रेसिडेंस क्या है, ये सारी चीजें आपको फिल करनी है, सबमिट करनी है। अगर कोई डिसेबिलिटी वाला पर्सन है, पीडब्ल्यूडी वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह है, तो वो आपको 7वें स्टेप में फिल करना है, अदरवाइज नो करना है, कैप्चा कोड भरना है और आगे की तरफ मूव आउट करना है। 8वें स्टेप की तरफ चलते हैं तो मोड ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट जो है अपना आधार से क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है, कैंडिडेट्स का नाम डालना है, नेम डालना है, जेंडर, और उसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको डाल के कैप्चा डाल के आगे बढ़ जाना है। ठीक है। 9वां स्टेप जो है मोड ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पेज ऑफ द कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन आधार, यानी कि आधार के सिवा आपको कोई एक और आपको आइडेंटिटी प्रूफ प्रोवाइड करना है, उसको आप प्रोवाइड करोगे, चूज करोगे और नेक्स्ट स्टेप के लिए मूव करोगे। आपके पास अपार आईडी होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि अपार आईडी एक्चुअली होती क्या है। अपार आईडी ये जो है बच्चा वो आपको स्कूल नोट करके देगा। ठीक है, आप स्कूल से अपने पता कर सकते हो, अपने ऑफिस से पता कर सकते हो। अपार आईडी आपको एक आईडी प्रूफ दिया जाएगा, स्टूडेंट की एक आईडी होती है जिसको अपार आईडी बोलते हैं। उस आईडी को आपको फुल करना है, सबमिट करना है, फिल करने के बाद सबमिट करना है और नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है। उसके बाद आपसे एग्जामिनेशन सेंटर और कुछ क्वेश्चन पेपर डिटेल पूछे जाएंगे कि आप जो मीडियम देना चाहते हो वो कौन सा होगा, हिंदी में देना चाहते हो, इंग्लिश में देना चाहते हो और कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर को आप चूज करते हो। ठीक है, 4-5 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर सिमिलर कैप्चा कोड हमें फिल करना है और आगे मूव ऑन करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है। आपने 10th कहां से पास की है, कब पास की है, किस ईयर में कौन से स्कूल से पास की, ये सारी डिटेल, रोल नंबर, आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया, ये सारी चीजें आपको डालनी है। फिर 12th की डालनी है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है कैप्चा कोड डाल के। ठीक है, फिर कुछ एडिशनल डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। क्या आपका कोई ट्विन है, क्या आपने पहले कभी नीट का एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। कैप्चा कोड डालना है और फिर आगे
आगे बढ़ना है। एंटरिंग इमरजेंसी कॉन्टेक्ट, यानी कि जो एक नंबर पहले से आपने प्रोवाइड कर रखा है उसके सिवा भी आपको एक नंबर और एक ईमेल की जरूरत पड़ेगी अपने गार्जियन का, जिसको इमरजेंसी के ड्यूरिंग कांटेक्ट किया जा सके। बेसिकली मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये दो चीजें आपको देनी होगी। ठीक है। कैप्चर करना है लाइव फोटोग्राफ, ये बहुत मुश्किल होती है। कई सारे बच्चों का आता है कि सर इसमें तो सर्वर इशू आ रहा है, क्लियरली हो नहीं पा रहा। बच्चा, आपको क्लियरली ध्यान देना है कि आप जब लाइव फोटोग्राफ कर रहे हो तो आपकी आई क्लियरली विजिबल होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि हम अंधेरे में खड़ा है, कैप लगाए हैं, मास्क लगाए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका फेस जो होना चाहिए वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लाइव कैप्चर आपको फोटो करनी है। ठीक है। उसके बाद अपलोडिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद आपके राइट और लेफ्ट थंब इंप्रेशन और जो भी चीजें हैं, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और जो भी चीज आपके सर्टिफिकेट वगैरह हो गए, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह हो गए, इन चीजों को आपको सबमिट करना है। ठीक है। उसके बाद 16वें स्टेप में आपको एक रिव्यू देखने को मिलेगा, जो भी चीजें आपने फिल की हैं क्या वो सही है कि नहीं, जैसे कि नाम आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, स्टेट एलिजिबिलिटी या फिर कैटेगरी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये सारी चीजें, या फिर नेशनलिटी क्या है, ये सारी चीजें आपकी देखनी होंगी आपको। और उसके बाद आपको उसको वेरीफाई करना होगा। अगर आप सही हैं तो नेक्स्ट आप जा सकते हैं। ऑथेंटिकेशन होगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, उस ओटीपी को आपको फिल करना है, कैप्चा कोड सबमिट करना है। ठीक है। उसके बाद आपको लास्टली क्या देखने को मिलेगा, फी पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जितने भी आपको फीस दिखा रही है उसमें से 4 ऑप्शन यहाँ एसबीआई, कैनरा, आईसीआईसी और एचडीएफसी के हैं। उसमें से किसी एक बैंकिंग की आपको चूज करना है, आपको फी पेमेंट करना है। उसके बाद 19वें स्टेप में आपको एक कंफर्मेशन पेज देखने को मिलेगा, जहां पे एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे होगा। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको नोट कर लेना है। ये एप्लीकेशन नंबर आपके भविष्य में भी आपको काम आएगा ड्यूरिंग काउंसलिंग वगैरह, अगर किसी भी सेंस में हम बात करते हैं तो। ठीक है। फिर इस कंफर्मेशन पेज को आपको क्या करना है, डाउनलोड करके रख लेना है। ठीक है। तो ओवरऑल ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें इस बुलेटिन के अंदर हमें जो थी वो डिस्कस करनी थी। ठीक है। तो ओवरऑल हमने पूरा देख लिया कि नीट का फॉर्म भरने के लिए किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, कैसे फॉर्म फिल करना है, कितने स्टेप्स होने वाले हैं, किन किन बिंदुओं पे हमें ज्यादा ध्यान देने वाली है, पूरी कंप्लीट डिस्कशन हमने कर ली है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रैंकर्स एजुकेयर को। धन्यवाद।